हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जो बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी से रशिया दौरा न करने की थी अपील। अमेरिका रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, बताएंगे पूरी जानकारी। तो वहीं पाकिस्तान पहुंचे अजरबैजानी राष्ट्रपति, कश्मीर को लेकर दे दिया बेतुका बयान। तो वहीं नेपाल में गिर गई प्रचंड की सरकार, पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत हारने के बाद दिया पीएम पद से इस्तीफा। अब ये बनने वाले हैं नए राष्ट्रपति। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और लगातार अपने भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी से रशिया दौरा न करने की थी अपील। अमेरिकी रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 और 9 जुलाई को 2 दिवसीय रूस दौरे पर गए, जहां उन्होंने और रशिया के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा की। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका ने पीएम मोदी से रूस का दौरा न करने की अपील की थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि उप सचिव कर्ट कैम्पबेल ने जुलाई के शुरुआत में भारतीय विदेश सचिव विनय क्वाद्रा से संपर्क किया था और उम्मीद जताई थी कि पीएम मोदी की रशिया यात्रा में कुछ दिन के लिए टाल दे, जो वॉशिंगटन में नाटो के शिखर सम्मेलन के साथ मेल खा रहा था। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी प्रशासन नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की रशिया यात्रा से परेशान था और उन्होंने पीएम मोदी से नाटो शिखर सम्मेलन के बीच अपनी रशिया की यात्रा में कुछ दिन देरी करना आग्रह किया था। यानी कि दोस्तों अमेरिका चाह नहीं रहा था कि किसी भी कीमत पर पीएम मोदी जी रशिया का दौरा करें, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि भारत के लिए हमेशा से भारतीय ही सबसे टॉप पर रहे हैं। भारत की नीड, भारत की आवश्यकता सबसे ज्यादा टॉप पर रही है, ना कि अमेरिका बुरा मान जाएगा या कोई देश बुरा मान जाएगा। भारत को इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। और पीएम मोदी जी रशिया दौरा संपन्न करके वापस लौट भी आए हैं। ऐसे में दोस्तों आज भारत की पावर को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, बताइएगा जरूर। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र ने किया बहुत बड़ा ऐलान। इसी दिन 1975 में लगा था आपातकाल, इमरजेंसी। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि देश में 25 जून को हर साल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। 25 जून को ही 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हुआ था। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। खुद केंद्रीय मंत्री ने अधिसूचना की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश पर आपातकाल लागू करके हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेलों में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज भी दबा दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन उन सभी लोगों के योगदान को याद किया जाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। बहरहाल दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इस ऐलान का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या 25 जून को संविधान हत्या दिवस वाकई में मनाया जाना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और उनको जानकारी हासिल हो सके। तो वहीं बता दें आपको, पाकिस्तान पहुंचे हैं अजरबैजानी राष्ट्रपति। पहुंचते ही कश्मीर को लेकर दे दिया बेतुका बयान। कहा पाकिस्तान भाई है और हम दोस्त हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। कश्मीर कश्मीर चिल्लाते नजर आए हैं। यूएनएससी प्रस्ताव का भी अलापा है राग। बता दें अलीयेव ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन दिया है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की बात कही है। भारत का बगैर नाम लिए अलीयेव ने कहा है कि कश्मीरियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अजरबैजान पहले भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है। भारत हर बार अजरबैजान को करारा जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर देता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आर्मेनिया भारत दोस्ती को लेकर अजरबैजान चिढ़ा हुआ है। अजरबैजानी राष्ट्रपति ने कहा कि आज पाकिस्तान और अजरबैजान का भाईचारा का रिश्ता है। हमारा रिश्ता इसी बुनियाद पर टिका है कि हम भाई हैं, हम दोस्त हैं, हम हर मुद्दे पर एक दूसरे के साथ हैं, हम हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमारा सीधा समर्थन हमारी भाईचारे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति हमारा सम्मान है। अलीयेव ने कहा कि दशकों से कश्मीरियों के अधिकारों का हनन और उल्लंघन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इल्हाम अलीयेव पाकिस्तान पहुंचते ही कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगे और जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है कश्मीर के मुद्दे पर, यह दर्शाता है कि आर्मेनिया और भारत की दोस्ती से चिढ़ते दिखाई दिए हैं ये अजरबैजानी राष्ट्रपति। और अजरबैजान और भारत का रिश्ता बिल्कुल भी इस बयान के बाद मधुर होता तो नजर नहीं आने वाला। बहरहाल दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस मुद्दे पर और आप क्या जवाब देना चाहेंगे अजरबैजानी राष्ट्रपति को, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत हारने के बाद दे दिया पीएम पद से इस्तीफा। बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को
बहुत बड़ा झटका लगा है। कारण है प्रचंड संसद में विश्वास मत हार गए हैं। 19 महीने सत्ता में रहने के बाद अब उनको पद छोड़ना पड़ा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सीपीएन यूएमएल द्वारा प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सीपीएन यूएमएल द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण प्रचंड के पास विकल्प सीमित हो गए थे, लिमिटेड हो गए थे, जिसके कारण उन्हें तुरंत पद छोड़ने या 1 महीने के भीतर विश्वास मत का सामना करने के बीच चयन करना पड़ा। शुक्रवार को संसद में विश्वास मत परीक्षण हुआ, जहां वो हार गए। ये 5वां मौका था जब पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संसद में अविश्वास मत का सामना किया। इससे पहले 4 प्रयासों में वो विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे थे। दहल के सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी सीपीएन यूएमएल ने 3 जुलाई को अपना समर्थन वापस ले लिया था। अब ऐसे में माना जा रहा है कि देवबार ओली की सत्ता में होगी वापसी। उम्मीद लगाई जा रही है कि देवबार ओली की सत्ता में वापसी होगी। नेका और सीपीएन यूएमएल के बीच हुए समझौते के मुताबिक ओली और देवबा बारी बारी से 3 साल तक प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देवबा ने पहले ही ओली को अगले प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दे दिया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, यूएस नेवी के जहाजों की भारत में होगी मरम्मत, युद्ध में टेंशन फ्री होगा अमेरिका। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने जताया विश्वास। बता दें, भारत अमेरिका संबंधों को उस समय मजबूती मिली जब दोनों देशों ने मास्टर शिप रिपेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के कारण अमेरिकी युद्ध पोतों की मरम्मत भारतीय बंदरगाहों पर हो सकेगी। अब तक भारत के शिपयार्ड में केवल अमेरिकी नौसेना के गैर कमीशन जहाजों की मरम्मत की गई है। फिर भी दोनों देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या अमेरिकी नौसेना बोले तो यूएसएस के कमीशन किए गए युद्ध पोतों की भी मरम्मत की जा सकती है या नहीं। गैर कमीशन किए गए जहाज वो होते हैं जो एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किए जाते। उनसे हथियार और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकाल दिए जाते हैं। बाद में इन्हें रिजर्व या शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने अपने ही अवाम से कर दिया बहुत बड़ा खेला। चीनी निवेश के वादे पर खुली झूठ की पोल, विवादों में घिरा सीपीईसी प्रोजेक्ट। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस साल जून के शुरू में चीन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत तमाम बड़े चीनी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरे को पाकिस्तान की सरकार ने बेहद कामयाब बताया। खास तौर से पाकिस्तान में सीपीईसी के तहत बनी स्वतंत्र एनर्जी परियोजनाओं के लिए चीन से निवेश की बात कही गई। पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक एक्सपर्ट ने इसमें एक बहुत बड़ा खेल पकड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया ने चीन और पाकिस्तान की ओर से जारी बयानों में कुछ ऐसी चीजें पकड़ी हैं जिनसे लगता है कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी जनता को निवेश के नाम पर धोखा दिया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ के बीजिंग दौरे के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से बयान जारी किए गए। बयान में तमाम प्रोजेक्ट पर बनी सहमति के बारे में जानकारी दी गई। अब इन दोनों बयानों में फर्क दिखाई दे रहा है, आखिर क्यों? बता दें, इस पर एक्सपर्ट सवाल उठा रहे कि क्या शहबाज शरीफ के दौरे की सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई और जनता से झूठ बोला गया। एक्सपर्ट चीनी निवेश से पाकिस्तान में लगे बिजली संयंत्रों की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे। दोस्तों तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, चीन के दरवाजे पर कटोरा लेकर फिर पहुंचा पाकिस्तान। पैसे ना दिए तो हो जाएगा डिफॉल्टर। बता दें, कर्ज की मार झेल रहा पाकिस्तान एक बार फिर चीन के दरवाजे पर पहुंचा है। पाकिस्तान इस समय भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ है और ब्याज तक चुकाने के उसके पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान खराब नीतियों की वजह से चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। उसे मजबूरी में बार बार चीन से भी कर्ज लेना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और योजना मंत्री इहसान इकबाल चीन पहुंचे। उन्होंने चीन की सरकार से $15 अरब के एनर्जी ऋण को रिफाइनेंस करने की मांग की है। हालांकि पाकिस्तान को चीन की सरकार की तरफ से अभी कोई हरी झंडी नहीं मिली है। वहीं इसको लेकर पाकिस्तान में भी एक्सपर्ट सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर पाकिस्तान क्यों चीन के जाल में फंसता जा रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत ने फिर निभाई रशिया के संग यारी। यूनाइटेड नेशन में लाए गए यूक्रेन के प्रस्ताव का नहीं दिया साथ। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव का समर्थन करने से क्लियर मना कर दिया है, क्लियर इनकार कर दिया है, जिसमें रशिया से यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को तुरंत समाप्त करने के लिए आग्रह किया गया था। साथ ही इस प्रस्ताव में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र से अपने बलों और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल वापस बुलाने का भी आग्रह किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके पक्ष में 99 वोट पड़े और 9 विरोध में। जी हां, 60 देश इस वोटिंग से अलग रहे। ऐसे में भारत ने दिखा दिया है कि रशिया से बेहतरीन दोस्त उसका कोई नहीं है, क्योंकि जब रशिया मान चुका है भारत को अपना सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद दोस्त, तो दोस्ती निभाने में भारत भी पीछे नहीं हटने वाला। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, चीन को चुनौती, एशिया का नेतृत्व बिम्स्टेक के जरिए ताकत दिखाने की तैयारी में है अपना भारत। जी हां, बिम्स्टेक के जरिए भारत एशियाई देशों के बीच अपने नेतृत्व को मजबूती से रखने के लिए प्रयास कर रहा है। कभी दक्षेश के जरिए भी ऐसे प्रयास हुए थे, लेकिन उसमें पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका यानी
यानी नेगेटिव रोल के बाद भारत ने बिम्स्टेक मंच को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से इसके संकेत दिए। उन्होंने दो टूक कहा है कि ये मंच हमारे पड़ोस, प्रथम, एक्ट ईस्ट और सागर विजन को आगे बढ़ाएगा। जी हाँ, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक हालांकि 2.5 दशक पुराना मंच है, लेकिन मोदी सरकार में इस मंच को ज्यादा तरजीह दी गई है, जिसमें इसमें भारत के अलावा 6 अन्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा आइलैंड शामिल है। दोस्तों तो वहीं बता दें, मोदी पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका का आया रिएक्शन। अमेरिकी राजदूत ने कहा, भारत अमेरिका की दोस्ती अभी इतनी पक्की नहीं है, जंग के मैदान में स्टैंड लेना बेहद ही जरूरी। जी हाँ, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंध काफी गहरा और मजबूत है, मगर यह उतना भी गहरा नहीं है कि इसे हल्के में लिया जाए। नई दिल्ली में गुरुवार को एक डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि भारत अपनी रणनीतिक आजादी को पसंद करता है, लेकिन जंग के मैदान में इसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने कहा कि अब दुनिया आपस में जुड़ी हुई नहीं है, अब कोई युद्ध दूर नहीं है, इसीलिए हमें न सिर्फ शांति के लिए खड़ा होना होगा बल्कि अशांति पैदा करने वाले देशों पर कार्रवाई भी करनी होगी। लगे हाथों आपको बता दें, आतंकी साजिश मामले में एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन, 2 दहशतगर्दों के खिलाफ चार्जशीट, कई खुलासे। जी हाँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। ये दोनों ग्लोबल टेरर नेटवर्क के औरंगाबाद स्थित छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े मॉड्यूल में शामिल थे। एनआईए ने इस साल फरवरी में कई जगहों पर तलाशी के बाद मोहम्मद जोहेब खान को गिरफ्तार किया था। जोहेब और लीबिया में रह रहे मोहम्मद शोएब खान पर आईएसआईएस के भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने की साजिश का आरोप है। दोनों ने पूरे भारत में संवेदनशील स्थानों पर आतंकी हमलों के लिए युवाओं को भर्ती करने की साजिश रची थी। मुंबई स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में शुक्रवार को यह आरोप पत्र दायर किया गया। इसमें दोनों को एनआईए आरसी केस में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया है। दोस्तों बता दें, वहीं जो बाइडेन को किनारे लगाने में जुटे हैं बैराक ओबामा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले किया बहुत बड़ा दावा। जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है जो बाइडेन के बयानों की। वो अक्सर भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है। हाल ही में उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप कहकर संबोधित कर दिया। अब इस चुनाव में एक बेहद हैरान करने वाली बात का दावा किया गया है। बताया यह जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति बैराक ओबामा खुद नहीं चाहते हैं कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहें। वो चाहते हैं कि इस रेस से जो बाइडेन बाहर हो जाएं और इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। जी हाँ, अपने शो मॉर्निंग जो में होस्ट जो स्कारबोरो ने दावा किया है कि जो बाइडेन को रेस से बाहर करने के लिए बैराक ओबामा शांतिपूर्वक अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। डेमोक्रेट्स अधिकारियों का ही कहना है कि बैराक ओबामा ही चुपचाप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। ओबामा चाहते हैं कि जो बाइडेन अपने आप ही साइड हो जाए तो अच्छा है, इसीलिए शांति से बैकडोर में ओबामा प्रयास में लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, लॉन्च के तुरंत बाद फेल हुआ चीनी आई स्पेस रॉकेट मिशन। फेल होने से 3 मौसम उपग्रहों का हुआ नुकसान। बता दें, चीन की कंपनियों की तरफ से लॉन्च किए जा रहे कई रॉकेट अपने मिशन पर पहुंचने से पहले फेल हो रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 2 बड़ी कंपनियों की तरफ से लॉन्च किए गए रॉकेट फेल हो चुके हैं। एक ताजा घटना में एक चीनी रॉकेट स्टार्टअप को एक बार फिर रॉकेट लॉन्च की विफलता का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से 3 मौसम उपग्रह नष्ट हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हाइपरबोला एक आई स्पेस की तरह से बनाया गया 24 मीटर ऊंचा ठोस ईंधन वाला रॉकेट गुरुवार को चीन के गोबी रेगिस्तान में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। इस लॉन्च के बाद रॉकेट का पहला, दूसरा और तीसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, लेकिन चौथे चरण में एक गड़बड़ी आई और लॉन्च मिशन फेल हो गया। तो वहीं बता दें, आखिर ये नेपाल में हो क्या रहा है। एक तरफ रनवे पर फिसला विमान तो दूसरी तरफ नदी में बह गई बसें। जी हाँ दोस्तों, 50 से ज्यादा पैसेंजर हुए लापता, ड्राइवर सहित 7 भारतीयों की मौत की बड़ी खबर। 2 ने कूदकर बचाई अपनी जान। नेपाल में लैंडस्लाइड में 2 बसें नदी में गिरी। बता दें बड़ी खबर, नेपाल की निजी विमानन कंपनी बुद्ध एयर का विमान बृहस्पतिवार की रात लुम्बिनी प्रांत में उतरते समय रनवे पर फिसल गया। एक मीडिया खबर के अनुसार विमान में 59 लोग सवार थे। घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की कोई खबर नहीं है। काठमांडू पोस्ट समाचार पत्र ने रूपानदेही जिला पुलिस प्रवक्ता मनोहर प्रसाद भट्टा के हवाले से बताया कि बुद्ध एयर विमान, जिसकी संख्या है 805, बृहस्पतिवार रात लुम्बिनी प्रांत के सिद्धार्थ नगर स्थित गौतम बुद्ध हवाई अड्डे पर उतरते समय कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद वो रनवे से फिसल गया। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है। इस बीच यहाँ आपको बता दें, नेपाल में शुक्रवार तड़के भूस्खलन की चपेट में आई 2 बसों के उफनाई नदी में बहने से उनमें सवार 50 से अधिक यात्री लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में 7 भारतीयों की मौत भी हो गई है। राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। स्थानीय लोग भी नदी में डूबे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन की मदद कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों बसों में बस चालकों सहित कुछ 63 लोग
घुड़सवार थे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आखिर किस बात पर भड़का ड्रैगन, कहा अपनी हद में रहे नाटो। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नाटो पर पलटवार किया है कि बीजिंग यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया की मदद कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी गठबंधन को टकराव को बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। बीबीसी के मुताबिक वांग की ये टिप्पणी, जो उन्होंने अपने डच समकक्ष के साथ एक कॉल में की, ये टिप्पणी नाटो सदस्य देशों के नेताओं द्वारा वॉशिंगटन डीसी में एकत्र होने और यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए एक घोषणा जारी करने के कुछ घंटों बाद आई है। नाटो सदस्यों ने बीजिंग के बारे में अपनी अब तक की सबसे कठोर टिप्पणियों में से एक में चीन पर रशिया का निर्णायक समर्थक होने का आरोप लगाया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत और सिंगापुर मिलकर खोलेंगे अवसरों का नया द्वार। 1960 के बाद पहली बार आएगी उद्योग की बहार। जी हाँ, सिंगापुर और भारत की दोस्ती अब युवाओं के लिए अवसरों का नया द्वार खोलेगी। इससे दोनों देशों में नौकरियों की बहार आ सकती है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगारत्नम ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिकों नीतियों के पुनरुत्थान के बावजूद भारत और दक्षिण पूर्व एशिया अवसर, समानता और स्थिरता के नए दौरे के लिए अच्छी तरह से तैयार है। सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के थिंक टैंक माने जाने वाले दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज समारोह के दौरान थर्मन षणमुगारत्नम ने कहा कि अन्य जिम्मेदार शक्तियों के साथ काम करते हुए दोनों देशों में बहुपक्षवाद को मजबूत करने की क्षमता है और अपनी खामियों के बावजूद ये एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसने दशकों से अमीर और गरीब दोनों देशों की अच्छी तरह से सेवाएं की हैं। साथ ही बता दें, स्मृति ईरानी के बचाव में राहुल गांधी का आया ट्वीट, कहा हार जीत लगी रहती है, किसी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी सीट से हार का सामना करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। गुरुवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी। सरकारी आवास खाली करने के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे थे। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने उनके बचाव में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के लिए अपने ट्वीट में लिखा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, मैं सभी से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। अब ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ऐसा बयानबाजी करके सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं? इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।